आपने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखा है इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 11th ऑफ सितंबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 11 सितंबर 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, उज़्बेकिस्तान को बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है, क्या बोलता है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फ्री इंडियन लीगल आर्मी को रेज किया था। ऑप्शन ए बोलता है लाल हरदयाल, ऑप्शन बी राश बिहारी बोस, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी वीडी सावरकर। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। तो जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने वीडियो देखा है, मेजॉरिटी ऑफ लोग ऑलरेडी यहाँ पर इसको देख चुके होंगे। ये वीडियो लगभग 2 महीने पुराना है, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ होगा उस समय पर, और हुआ भी है क्योंकि उस समय के जो वीडियोज़ है ट्विटर पर आप देखोगे उनमें मिलियंस में व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इस वीडियो को मैंने परसों ही देखा तो मैंने सोचा था आपके साथ में शेयर करूँगा, आज टाइम मिला तो आज यहाँ पर मैंने आपके साथ में इस वीडियो को शेयर किया है। आप जिन लोगों ने नहीं देखा था वो भी यहाँ पर आज देख चुके होंगे। अब देखो यहाँ पे जो वीडियो है बेसिकली केरला का है। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एक पुलिसमैन है और उन पुलिसमैन के ऊपर एक व्यक्ति जो है वो अटैक करता है अचानक से। और ये जो व्यक्ति है ना, इसके हाथ में मैशेट देखने को मिलेगा, एक तरीके से जो हम कुल्हाड़ी प्रकार से बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। उस चीज़ से यहाँ पर इन पुलिसमैन के ऊपर अटैक किया गया, लेकिन इन्होंने कितने आराम से सिचुएशन को हैंडल किया, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो में देखा। अब इससे आपको देखने को मिलेगा कि इन पुलिसमैन की जो मेंटल अलर्टनेस है और इनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो कितनी ज़्यादा हाई लेवल पर है और इन दोनों के बीच में कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ पर इन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, ऐसा आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह के अंदर देखा होगा, बट रियलिटी में यहाँ पर इन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया है। और इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी इनकी, ही इज़ अ रियल हीरो करके पूरा जो ये पूरा टॉपिक है वो पूरी तरह से ट्रेंड हुआ था। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ने इस वीडियो को यहाँ पे कवर किया था, इसके बारे में डिटेल से बताया था। उस समय पर लगभग आज से 2 महीने पहले का वीडियो, जैसे मैंने आपको ये बताया, लेकिन मैंने अब देखा था तो मैंने सोचा आपके साथ में यहाँ पर शेयर किया जाए। बाकी बताना आप लोग में से किन किन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर इस वीडियो को देख रखा था। now आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और देखो यार, आज का वीडियो ना थोड़ा सा लेट हो चुका है, कोई बात नहीं, यहाँ पर कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज़ रहते हैं यार। वरना तो हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि 7 से 7:30 के बीच में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में आपका वीडियो अपलोड हो ही जाए, जो कि पिछले लंबे समय से उतने टाइम पे मैं अपलोड कर देता हूँ। बट हो सकता है आज थोड़ा सा लेट हो जाए, कोई बात नहीं, आज संडे भी है, आज आप लोग रिलैक्स करो थोड़ा सा और थोड़ा लेट देख लेना। मतलब इतना लेट नहीं होगा, 8 बजे से पहले पहले यहाँ पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर कुछ 20-25 मिनट लेट हो सकता है। चलो फिलहाल जल्दी से कवर करते हैं। आज का सबसे पहला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको हम लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाएंगे। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिया जो है इंडो पैसिफिक मीट के ट्रेड पिलर से बाहर निकल चुका है। अब ये क्या है, मतलब इसको समझते हैं। देखो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ना सबसे पहली चीज़ आपको जो समझनी है वो है एक ग्रुप के बारे में जिसका नाम है IPEF। IPEF की फुल फॉर्म क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इसकी फुल फॉर्म है।
अब नाम से पता चल रहा है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो कि इंडो और पैसिफिक रीजन यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक जो ओशन है इन दोनों को मिलाकर हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर ये ग्रुप फोकस कर रहा होगा। ठीक बात है। अभी इस ग्रुप का जो फॉर्मेशन है कुछ महीने पहले ही हुआ है, कुछ महीने पहले यहाँ पर इस ग्रुप को बनाया गया है और इस ग्रुप के अंदर टोटल आपको 14 कंट्रीज़ जो हैं मेंबर्स देखने को मिलती हैं और उन मेंबर्स में यहाँ पर इंडिया भी इसका एक मेंबर है। इंडिया के अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, कुछ ये देश आपको देखने को मिलेंगे जो कि आज के टाइम पर इस IPEF के मेंबर्स हैं। इस IPEF बॉडी को लेकर आया गया था ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। चाइना जिस प्रकार से एक्सपैंड कर रहा है अपने आप को, उसको रोका जा सके। अब रोकने का मतलब यह है कि जितने भी 14 कंट्रीज़ IPEF के अंदर में आती हैं, फोकस यह है कि इन 14 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को, उसके बाद यहाँ पर इनके बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। इस पर्टिकुलर ग्रुप को यहाँ पर लीड कर रहा है USA। यहाँ पर इस पूरे के पूरे ग्रुप को चलाता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है। इस ग्रुप के ना 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। कितने? 4। और 4 पिलर्स में सबसे पहला पिलर क्या है? सबसे पहला पिलर आता है इस ग्रुप का, यानी कि सबसे पहला पिलर कह लो या स्तंभ कह लो, वो है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब है कि देखो सभी लोग यहाँ पर सप्लाई चेन को मॉनिटर करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के एक हाथ में, किसी एक कंट्री के हाथ में किसी एक चीज़ की सारी सप्लाई देखने को मिले, ऐसा कुछ भी ना हो। ये यहाँ पर फोकस किया जा रहा था। दूसरा यहाँ पर मेंशन किया जाता है क्लीन इकोनॉमी को लेकर, ठीक है ना। तो इसका एक दूसरा पिलर है, क्या है वो? क्लीन इकोनॉमी के ऊपर हम लोग काम करेंगे, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करेंगे। तीसरा यहाँ पर जो फोकस है वो है एंटी करप्शन के ऊपर या फेयर इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है ना। जो करप्शन है उससे टैकल किया जाएगा। तो ये तो 3 पिलर्स हैं। इसी में यहाँ पर एक और पिलर आता है जिसको हम लोग चौथा पिलर बोलते हैं, वो है ट्रेड का, यानी कि व्यापार का, ठीक है ना। अब चौथे पिलर को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है उसको समझना। अभी यहाँ पर बोला क्या है हेडिंग के अंदर? हेडिंग में ये बोला इंडिया जो है इस पिलर से बाहर निकल चुका है। अब पिलर से बाहर निकलने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिया ने देखो इन तीनों पिलर के साथ में सहमति दिखाई है। अभी हो क्या रहा है ना, ये जो ग्रुप है IPEF, इसके जो 14 मेंबर्स हैं, बेसिकली इनकी मीटिंग चल रही है लॉस एंजल्स के अंदर। इनकी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब के थ्रू। तो जब उन्होंने यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया तो उन्होंने यहाँ पर जब देखा कि सारी कंट्रीज़ यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रुप के चारों पिलर्स को ज्वाइन कर रही हैं, तो इन्होंने यहाँ पर अपना एक चिंता दिखाते हुए, एक कंसर्न दिखाते हुए क्या किया, ऊपर के 3 पिलर्स तो ज्वाइन कर लिए, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी और साथ ही साथ में जो फेयर ट्रेड है, फेयर इकोनॉमी है या करप्शन वगैरह को कम करना है, इन चीज़ों को तो हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन ट्रेड के ऊपर हम लोगों ने अपनी सहमति नहीं बनाई है। ट्रेड के ऊपर अभी भी हम लोग बाहर हैं, आपको ऐसा देखना है, ठीक है ना। तो तभी यहाँ पे ना पिलर्स की जगह पिलर वर्ड यूज़ किया गया है। तो इंडिया यहाँ पर बाहर है ट्रेड पिलर से। जो इस पर्टिकुलर ग्रुप का इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का जो चौथा पिलर है ना, ट्रेड पिलर, उससे भारत बाहर है। अभी भारत ने उसको ज्वाइन नहीं किया है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या बताया जा रहा है? देखो यहाँ पर हमारे गोयल साहब बोलते ये हैं कि अभी हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा सा हम लोग सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से IPEF ग्रुप को, लेकिन अभी ट्रेड पिलर हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। उसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखा जाएगा। ये बोलते हैं कि पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी कि जितने भी कंट्रीज़ जो कि ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके, क्योंकि इंडिया ने ये आखिरी पिलर ज्वाइन नहीं किया, बाकी सारी कंट्रीज ज्वाइन कर चुकी हैं। तो इनका कहना यह है कि पहले हम लोग चेक करेंगे कि इन कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि यहाँ पे लॉस ही होने लगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं फ्री ट्रेड वगैरह के ऊपर आ जाएं और फ्री ट्रेड में यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत सारा सामान आने लगे फ्री में, हमारा डोमेस्टिक मार्केट हिट होने लगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहले देखी जाएंगी और देखने के बाद में यहाँ पर हम लोग ये चेक करेंगे कि इन कंट्रीज़ को क्या क्या फ़ायदा हुआ है जिन्होंने ट्रेड पिलर को भी ज्वाइन किया। फिर उसके बाद हम लोग अपना डिसीजन लेंगे, ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन करेंगे, स्टे आउट रहना होगा तो स्टे आउट रहेंगे। क्लियर बात हो गई? आर्टिकल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इस आर्टिकल का बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है? वो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, IPEC। क्या है ये? IPEF। देखो यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। इस ग्रुप को लाया गया था ताकि क्या किया जा सके, इन कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और मजबूत किया जाए, है ना, इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट करेंगे, अपने आप में बिजनेस करेंगे और ज़्यादा ग्रो करेंगे। और फोकस यहाँ पर यह है
कि जो भी कंट्रीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, इनका सबसे पहला जो गोल है या इनका इंपॉर्टेंस है या इसका सिग्निफिकेंस है वो ये है कि चाइना को काउंटर किया जाए। चाइना यहाँ पर इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो चाइना को टैकल करने के लिए इसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर आया गया है ताकि चाइना का जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको हम लोग रोक सकें। और जो एक कंट्रीज़ हैं, अगर इनको ज़रूरत पड़ती है व्यापार करने की, तो यहाँ पर यूएसए के साथ में, इंडिया के साथ में ये कंट्रीज़ व्यापार कर सकें, जो खासकर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। क्योंकि इस ग्रुप के अंदर जो नाम है वो भी इंडो पैसिफिक को लेकर है और जो कंट्रीज़ यहाँ पर इसके मेंबर्स है वो भी इंडो पैसिफिक वाली ही आपको मेजॉरिटी कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। क्लियर बात हो गई। चलो, ये था यहाँ पर सिंपल सा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। क्या है हमारे पास अगले आर्टिकल में? अगला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडॉप्शन को लेकर एक नया रूल लेकर आया गया और उस नए रूल्स की वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। पहली चीज़ क्या है, एडॉप्शन। आपको पता होगा, देखो इंडिया में या फिर कहीं पर भी बच्चों को एडॉप्ट भी किया जाता है। अब एडॉप्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अलग अलग पोर्टल पर आपको रजिस्टर करवाना होता है, उसके बाद जाकर एडॉप्शन हो पाता है। लेकिन रिसेंटली क्या होता है, इन्हीं एडॉप्शन रूल्स के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं। अभी करंट टाइम पे क्या हुआ है ना कि एडॉप्शन को लेकर भी कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हैं। लगभग 1000 के आसपास ऐसे केसेस हैं जो कि कोर्ट में अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब होता यह है कि कोर्ट ये बोलता है कि इन सारे केसेस को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के पास में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स यहाँ पर इन केसेस को हैंडल करेंगे। तो इसमें ना हम लोग ये सोच रहे हैं कि देखो कि आप जल्दी जल्दी केस निपट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब केस के अंदर थोड़ी सी और देरी देखने को मिल रही है। लोगों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हम लोग कहाँ पर जाकर इस मामले को सॉल्व करवाएं, क्योंकि ऐसा यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी निकल कर आया है कि 34 ईयर की यहाँ पर एक महिला हैं जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पर एक एडॉप्शन किया। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बेबी चाइल्ड को यहाँ पर इन्होंने अडॉप्ट किया। अब जब अडॉप्ट किया तो उस समय पर ये घर तो लेकर आई, लेकिन क्या होता है ना कि प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर के बेसिस पर लेकर आई थी, यानी कि अभी भी फॉर्मल एडॉप्शन को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे करने थे। तो जब ये पूरे करने के लिए यहाँ पर जाती हैं तो इनको क्या करना पड़ता है, एक कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर यहाँ पर वो लीगल अडॉप्शन माना जाएगा। तो कोर्ट से ऑर्डर लेने में यहाँ पे टाइम लगा। उसके लिए यहाँ पर क्या करा गया, इनके थ्रू एक पिटीशन फाइल किया गया। अब जब पिटीशन फाइल किया गया तो यहाँ पर मान लो ये जो केस है वो कोर्ट के अंदर पहुँचा इस अडॉप्शन को लेकर। फिर क्या होता है, जो कोर्ट है ना, ये सब कुछ यहाँ पर एविडेंस को देख कर, सुनवाई कर कर सब कुछ कर लिया, सब कुछ यहाँ पर मामला देख लिया। उसके बाद क्या किया, उस केस को पास कर दिया, आगे के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में लेकर जाओ। तो मतलब 2-3 महीने वहाँ पे उनको वेट करना पड़ा, फिर अब यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है। तो बोला ये जा रहा है कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि केसेस जल्दी निपटेंगे तो अभी यहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा डिले होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है ना। और कुछ केसेस में यहाँ पर देखने को मिला कि जो जजेस हैं वो केस को आगे बढ़ा ही नहीं रहे। तो जब केसेस आगे नहीं बढ़ेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुँचेगा नहीं, तो वहाँ पर भी आप कह सकते हो वो केस सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। इस बार ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। अब करना क्या है, इस आर्टिकल का थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ना है। आज आर्टिकल से रिलेटेड मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। अब आर्टिकल में क्या है ना, आप ये ज़रूर पढ़ लेना कि एडॉप्शन कैसे किया जाता है, एडॉप्शन को लेकर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंट्री के अंदर। इसको लेकर भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये टॉपिक भी इस साल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या कानून भारत के अंदर देखने को मिलता है बच्चे के एडॉप्शन को लेकर। देखो, इंडिया के अंदर जो एडॉप्शन है ना वो अलग अलग एक्ट के तहत किया जा सकता है। जैसे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 जिसको हामा बोलते हैं। देन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 जेजे एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये कुछ एक्ट देखने को मिलेंगे। जो एक्ट है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये सब लीगलाइज हैं। ये सब यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे यहाँ पर जो नॉन हिंदू इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे वो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1980 के अंदर में यहाँ पर बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1980 के अंदर में। ऐसा यहाँ पर बोला गया, जो नॉन हिंदू इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है। अब ये तो यहाँ पे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे, एक्ट देखने को मिलेंगे जिसके अंडर में एडॉप्शन होता है। लेकिन आज के टाइम पर इंडिया के अंदर चाइल्ड एडॉप्शन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर एमर्ज होते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहला यहाँ पर इशू आपको देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने पिछले कुछ समय पे ये देखा है
कि जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। गैप का मतलब यह है कि बच्चे जो एडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं और जो पेरेंट्स अवेलेबल हैं बच्चों को एडॉप्ट करने के लिए, इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। अब गैप कैसा है, तो पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा है, उनकी मांग बहुत है एडॉप्शन करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए पेरेंट्स की संख्या ज़्यादा है, लेकिन एडॉप्शन के लिए बच्चे बहुत कम अवेलेबल हैं। इनफैक्ट डेटा हम लोग को ये दिखाता है कि लगभग 30,000 के आसपास पेरेंट्स अवेलेबल हैं जो कि चाहते हैं बच्चे को एडॉप्ट करना, लेकिन 2200-2300 के आसपास बच्चे अवेलेबल हैं एडॉप्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक पहला इशू है। दूसरा इशू यह है कि हमने रिसेंट टाइम में बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि बच्चे को पहले एडॉप्ट तो कर लिया गया, फिर उसके बाद में उस बच्चे को वापस से रिटर्न कर दिया गया। 2017 से 19 के बीच में देखोगे ना, तो बहुत सारे बच्चों को वापस रिटर्न किया गया है, और वो जो बच्चे रिटर्न करे गए उसमें से ज़्यादातर बच्चे गर्ल चाइल्ड देखने को मिलेगी। 60% गर्ल चाइल्ड है और 24% आपको ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे जिनको स्पेशल नीड्स की आवश्यकता है। स्पेशल नीड्स यहाँ पर उनको चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर 6 साल के देखने को मिलेंगे। अब रीज़न यही है कि यहाँ पर 6 साल का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे सही से फैमिली के साथ में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार के रीजंस यहाँ पर दिए गए हैं फैमिली के साइड से। तो उसके बाद में जो रिटर्न है वो भी देखने को मिला है। तो एक दूसरा कंसर्न देखने को मिला है चाइल्ड एडॉप्शन के मामले में इंडिया के अंदर। तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पर एक इशू है, वो है डिसेबिलिटी और एडॉप्शन के बारे में। मतलब यह है कि बच्चों का एडॉप्शन तो हो रहा है, लेकिन जो डिसेबल बच्चे हैं उनका एडॉप्शन बहुत कम हो रहा है। आप देखोगे साल 2018 से लेकर 19 के बीच में लगभग 40 बच्चे जो कि डिसेबल हैं, सिर्फ केवल और केवल उन्हीं 40 बच्चों का ही एडॉप्शन हो पाया है। तो नंबर ऑफ डिसेबल चाइल्ड का एडॉप्शन लगातार डिक्रीज हो रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं चाइल्ड एडॉप्शन को लेकर हमारे कंट्री में। इन पॉइंट्स को अपने पास में लिख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, मेक श्योर करना यार, इतना काम आप लोग कर सकते हो। एक छोटा सा सपोर्ट ही चाहिए होता है। 5K प्लस लाइक आपको पहुंचाने हैं। जितनी देर मैंने बोला उतनी देर में फटाफट लाइक दबा दो और इसको 5K पहुंचा दो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इस आर्टिकल से भी काफ़ी सारे पॉइंट्स निकलते हैं जो कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि 30,000 के आसपास जो स्कूल गर्ल्स हैं उनको यहाँ पर सैनिटरी पैड्स नहीं मिला है, लगभग 30 महीने हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। अब बात की जा रही है दिल्ली के बारे में। कुछ स्कीम्स वगैरह लेकर आई गई हैं जहाँ पर जो सैनिटरी पैड्स हैं उसको बहुत ही ज़्यादा सस्ते दाम में दिया गया। लगभग 1 रुपये के आसपास का सैनिटरी पैड दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बोला यह गया कि आज के टाइम पर ये जो स्कीम है इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलेंगे और अभी तक कोई भी सप्लाई नहीं हो पाई है। 23 महीने से हम लोग देख पा रहे हैं सप्लाई नहीं हो पाई है। यहाँ पे सोनाक्षी है, 15 साल की एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड गर्ल है। ये यहाँ पर बोला गया कि ये भी एक बेनिफिशियरी थी इस दिल्ली गवर्नमेंट स्कीम के अंदर में, 2019 से एक बेनिफिशियरी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो बात की जाती है एक पर्टिकुलर स्कीम के तहत कि कुछ सैनिटरी पैड्स दिए जाएंगे, लगभग यहाँ पर 1 रुपये के आसपास का एक सैनिटरी पैड पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया था। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि एक ही बार मिला है, उसके बाद से लंबे समय हो चुका है, कुछ ज़्यादा लंबे समय हो चुका है, अभी तक यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। मतलब एक ही बार यहाँ पर मिला, दूसरी बार यहाँ पर नहीं मिला। फिर यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि इस गर्ल के जो फादर हैं उनकी जो इनकम है वो 20,000 के आसपास देखने को मिल जाती है, जिसमें से यहाँ पर उनका 40% 8,000 के आसपास जो रुपया है वो यहाँ पर जो उनका एक्सपेंस है, जो खर्चा है वो अपनी लड़की के मेडिसिन के ऊपर, दूसरे एक्सपेंसेस के ऊपर हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो स्कीम है इससे काफ़ी सपोर्ट मिला करता था, इस प्रकार की स्कीमों से सपोर्ट मिला करता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो दिल्ली सरकार जो यहाँ पर स्कीम चला रही थी, बेसिकली ये आज के टाइम पर बहुत लंबे समय से प्रॉपरली कंडक्ट नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं इन स्कीम्स के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल में बताया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये जो स्कीम है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है उन गर्ल्स के लिए जो कि झुग्गीज़ से बिलोंग करती हैं। ठीक है, यहाँ पर सैनिटरी पैड्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पर इस चीज़ को प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी यहाँ पर बोला जाता है। और आशा वर्कर्स भी यहाँ पर इस चीज़ के बारे में मेंशन करती हैं कि देखो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पर सैनिटरी पैड्स को लेकर या मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को नज़र आती है।
आई होप आपको यहाँ पर इसके बारे में ये आपने क्लैरिटी ली है। अब मैं आपको मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन को लेकर नहीं, ओवरऑल कंट्री को लेकर एक पूरा का पूरा डेटा, एक एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन लगातार यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है डेवलपमेंटल कंट्रीज़ के लिए। और इनफैक्ट यहाँ पर आज के टाइम पर जो वेमेन हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करती हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर, और इंडिया के अंदर भी आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और इसके पीछे का काफ़ी सारा रीज़न आपको देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? देखो, मेंस्ट्रुएशन को एसोसिएट किया गया है जब गर्ल के अंदर यहाँ पर एक यौन अवस्था आती है। देन उसके बाद में मेंशन किया जाता है कि देखो, मेंस्ट्रुएशन का जो यहाँ पर टाइम पीरियड होता है, तो उस समय पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर गर्ल्स के ऊपर लगाई जाती हैं। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर एंट्री नहीं है, वहाँ पर एंट्री नहीं है, डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर रोक टोक यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। अब आप देखोगे कि जो ये आज के टाइम पर मेंस्ट्रुएशन हाइजीन या मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कंट्री के लिए। लेकिन हो यहाँ पर ये रहा है कि ये इस हाइजीन को लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, और उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न है लिटरेसी रेट। यानी अभी भी यहाँ पर गर्ल्स के अंदर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, जागरूकता नहीं है इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है। फिर मेंशन किया जाता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे जो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करने का काम करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी इतनी अच्छी कंडीशन पर नहीं है, इतने अच्छे स्टेट पर नहीं है कि सभी लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो, अवेयरनेस हो, क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ पर, तो ये लोगों को यहाँ पे पता हो। जिसकी वजह से जो एक तरीके से आप कह सकते हो, जो आज के टाइम पर सेफ प्रोडक्ट हैं उनको अनहाइजीनिक मैनर में यूज़ किया जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब है, जो सेफ प्रोडक्ट हैं अनहाइजीनिक मैनर में यूज़ हो रहे हैं। मेंशन किया जाता है कि मान लो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है बहुत सारे विलेजेस के अंदर कुछ इस प्रकार के केसेस निकल कर आते हैं कि जो एक वेमेन है वो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिंगल पैड को पूरे दिन के लिए यूज़ किया गया है। अगर सिंगल पैड को पूरे दिन के लिए यूज़ किया गया तो कहीं ना कहीं इससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। हेल्थ के ऊपर यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। फिर उसके बाद में आज के टाइम पर जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को नेगलेक्ट किया जा रहा है, इसको अवॉइड किया जा रहा है ना, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा बढ़ चुका है। अब वो इम्पैक्ट क्या पड़ा है इसको समझो। अगर हम लोग यूनिसेफ की स्टडी के अकॉर्डिंग बात करें, एक स्टडी 2011 में करी गई थी, उसके बेसिस पर बताया गया कि लगभग 13% के आसपास जो गर्ल्स हैं इंडिया के अंदर में, उन्हीं को केवल जानकारी है, वो जागरूक हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। और 60% के आसपास जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पर आप कह सकते हो स्कूल्स को मिस कर देती हैं। फिर उसके बाद में कुछ जो गर्ल्स हैं उनको लो कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है अपने इस मेंस्ट्रुएशन के टाइम पीरियड पर। उसके बाद में बहुत सारी जो गर्ल्स हैं उनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। मेंस्ट्रुएशन की वजह से वेमेन के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, खासकर उनकी एजुकेशन, इक्वालिटी, मैटरनिटी, चाइल्ड हेल्थ, इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। और केवल इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरे दुनिया भर के अंदर आप देखोगे तो लगभग 500 मिलियन के आसपास वेमेंस और गर्ल्स आपको देखने को मिलती हैं जिनके पास मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट की काफ़ी बड़ी कमी नज़र आती है, क्योंकि एक प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आगे प्रमोट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बोलने से कतराते हैं। लोग यहाँ पर इन चीज़ों को बोलने से यहाँ मतलब डरते हैं कि यार कैसे बोलें या ये करें। लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक मेजर ऑब्स्टिकल बना हुआ है ये वेमेन और गर्ल्स के लिए। फिर मेंशन यहाँ पर किया जाता है कि देखो, एक लेटेस्ट हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसमें बताया गया 58% जो यंग इंडियन वेमेन है जिनकी उम्र 15 से 24 साल के आसपास है, वो बेसिकली यहाँ पर आज के टाइम पर सैनिटरी पैड्स का यूज़ कर रही हैं। हालांकि यहाँ पर पिछले कुछ टाइम पीरियड के अंदर अगर हम लोग देखें तो सैनिटरी पैड्स का जो यूज़ है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है, लेकिन जिस लेवल पर इंक्रीज़ होना चाहिए था वैसा यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला है। और अभी भी यहाँ पर बहुत सारे आपको गर्ल एंड वेमेन देखने को मिलेंगी जो कि एक तरीके से रूरल सेक्टर से आती हैं, गाँव वाले एरिया से आती हैं, जहाँ पर सैनिटरी पैड्स की जगह जो ओल्ड क्लॉथ्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है, ड्राइड लीव्स का और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों का यूज़ हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। देन अब यहाँ पर मेंशन किया जाता है वे फॉरवर्ड के बारे में, यानी क्या कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। सबसे पहली बात देखो, जैसे मैंने बोला ना, सबसे बड़ी कमी यहाँ पर अवेयरनेस ही है।
क्योंकि लोग बोलने से कतराते, इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। और जो मूवीज़ हैं, मूवीज़ आज के टाइम पर एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है जिसके थ्रू एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। और ऐसी एक मूवी बनी है पैडमैन। पैडमैन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिसके बारे में यहाँ पर बताया, सैनिटरी पैड्स की वैल्यू के बारे में यहाँ पे बताया। तो इस प्रकार से यहाँ पर सोशल अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक मूवी के थ्रू यहाँ पर सोशल अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। इस प्रकार से जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं अलग अलग लेवल्स पर, उनके थ्रू यहाँ पर ये हम लोग एक तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ऐसा हमें बोला गया। प्लस सरकार को ज़रूरत है आज के टाइम पर एफर्ट्स लगाने की कि जो ये प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बनाया जाए, जिसमें सैनिटरी पैड्स और भी बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, उन चीज़ों को लेकर आया जाए ताकि यहाँ पर गर्ल्स और वेमेंस दोनों को सपोर्ट किया जाए। और इसके लिए अलग अलग स्कीम यहाँ पर ऑलरेडी चल रही हैं, अलग अलग स्कीम चल रही हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, RT, ये आपको एक्ट देखने को मिलेगा 2009 का। उसके बाद में मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इस प्रकार से काफ़ी सारे पर्टिकुलर स्कीम को लेकर काम किया है। अगर हम लोग देखें रूरल एरियाज़ में बहुत समय पहले से ही बहुत सारी स्कीम्स को यहाँ पर चलाया जा रहा है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। लेकिन ओवरऑल हम लोग को जो रिक्वायरमेंट है वो है बेसिकली एक अवेयरनेस की, एक जागरूकता की। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर आर्टिकल से आपने देखा कि हाँ, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन वाली कितनी बड़ी प्रॉब्लम कंट्री के अंदर नज़र आती है। और यहाँ पर स्कीम आज के टाइम पर ये वाली सही से वर्क नहीं कर रही है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर एक ओवरऑल क्लैरिटी मिल चुकी होगी। और करना क्या, जो भी नोट्स वगैरह वो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। PDF डाउनलोड करना, PDF में आपको सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को अपने पास में लेने के लिए आप एक और ऐप डाउनलोड कर लेना, एडोब एक्रोबैट। उस ऐप में यहाँ पर ऐप ओपन करोगे तो आपको ये वाला सिंबल दिखेगा, इस सिंबल को क्लिक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आता है, हमारी आर्मी चीफ ने रिव्यू किया है पर्वत प्रहार को। अब ये पर्वत प्रहार क्या है, तो बेसिकली एक एक्सरसाइज है पर्वत प्रहार, जो कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ये हमारे आपको देखने को मिलेगा जो भी आर्मी के पर्सन्स हैं, आर्मी जो हमारे जवान हैं वो हैं, साथ में बैठे हुए हैं। और पीछे आपको जो अलग अलग हथियार देखने को मिलेंगे, वेपन्स देखने को मिलेंगे, ये नए वाले वेपन्स हैं जिसको अभी के अभी यहाँ पर एक तरीके से इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। तो उन वेपन्स को यहाँ पर एक तरीके से शो किया जा रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर में। तो हमारे जो आर्मी चीफ जनरल हैं मनोज पांडे साहब, ये अभी लद्दाख सेक्टर में विजिट करते हैं और वहाँ पर इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को, पर्वत प्रहार को रिव्यू भी करते हैं। और यहाँ पर जो कि एक्सरसाइज यहाँ पे अभी कंडक्ट की गई है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने इसको रिव्यू किया, वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उसके साथ में इंटरेक्शन किया, ट्रूप्स के साथ में इंटरेक्शन किया, काफ़ी बातचीत करी है। और ये जो एक्सरसाइज है ये यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन में हो रही है। लद्दाख वाले रीजन में की गई थी एक्सरसाइज, लगभग 1400 फीट की ऊंचाई पर, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, उन वेपन्स को यहाँ पे शोकेस किया गया है। जैसे यहाँ पर वाजरा हाउट्जर देखने को मिलेगा, K9, और भी बहुत सारे यहाँ पर वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको यहाँ पर शोकेसिंग की गई है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के तहत, ये बताया गया। इस एक्सरसाइज के अंदर जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में आर्टिलरी गन्स को फीचर किया गया है, वेपन सिस्टम्स को फीचर किया गया है। कौन कौन सी गन्स है वो यहाँ पर बताई जा रही हैं जो कि यहाँ पर फीचर करी गई हैं, जैसा कि आप लोगों को पिक्चर में ये पीछे की साइड में नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रख लेनी है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, प्रहार जो पर्वत प्रहार है, ये जो एक्सरसाइज पर्वत प्रहार है, कहाँ पर कंडक्ट करी गई थी, लद्दाख में कंडक्ट करी गई थी, ठीक है। उसके बाद में नए एडॉप्शन रूल को आर्टिकल है, वापस से रिपीटेड आर्टिकल है जो कि अभी हम लोगों ने पेज नंबर 1 पर कवर किया है। अभी फ़िलहाल चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा। अब इसमें भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि आपको लिखने लायक हो, इसको सिर्फ पढ़ लो ऐसे ही, ध्यान रखना बस खाली। हुआ क्या है कि जो रिसर्चर्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के, जो आपको पिक्चर में दिख रही है ना, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है। तो कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है कि हम लोग स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है। किस चीज़ को लेकर स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी ये कर रहे हैं कि जो डेजर्ट डस्ट है, यानी कि जो रेगिस्तान का डस्ट आपको देखने को मिलेगा, प्लस ह्यूमन एक्टिविटी के माध्यम से जो भी एमिशंस हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी के माध्यम से जो भी पोल्यूशन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आखिरकार क्या पड़ रहा है एयर क्वालिटी के ऊपर, राजस्थान की एयर क्वालिटी के ऊपर। तो इस चीज़ को उपयोग कर स्टडी यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। खास बात यहाँ पर यह है, ये जो रिसर्च किया जा रहा है ये हमारे भारत का पहला ऐसा रिसर्च होने वाला है जिसको इसरो फंड कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इसको फंड कर रहा है। और इस फंड के बेसिस पर ये जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान की,
ये बेसिकली यहाँ पर पूरी की पूरी स्टडी कंडक्ट कर रही है कि डेजर्ट का डस्ट प्लस जो ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू पोल्यूशन किया जा रहा है उसका इम्पैक्ट राजस्थान की एयर क्वालिटी के ऊपर आखिरकार क्या पड़ रहा है। तो इसरो यहाँ पर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को देखेगा, इसको फंड करता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना, छोटा सा ही आर्टिकल है इसमें, वही 8-10 लाइन थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब ये यूनिवर्सिटी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, किशनगढ़ में देखने को मिलेगी, ये सारी बातें आपसे कहीं नहीं पूछी जा रही हैं, बस खाली इतना से यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें कुछ ऐसा याद रखने वाला नहीं था। देन आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेज पर। आपको पता होगा संडे में साइंस एंड टेक का आर्टिकल आता है, तो साइंस एंड टेक पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये वाला। हालांकि छोटा सा नहीं है, काफ़ी सारी बातें हैं यहाँ पर। इस आर्टिकल में मेंशन किया गया वाई क्लाउड बर्स्ट फोरकास्ट इन इंडिया स्टिल रिमेन्स एल्यूसिव। मतलब भारत में अभी भी हम लोग जो क्लाउड बर्स्ट है, क्लाउड बर्स्ट यहाँ पर जिसको हम लोग बादल फटने का इवेंट भी बोलते हैं, तो ये चीज़ें अभी भी इंडिया के अंदर क्यों नहीं फोरकास्ट कर पाते हम लोग, मतलब इसका अंदाज़ा क्यों नहीं लगा पाते अभी भी, क्यों यहाँ पर एक भविष्यवाणी नहीं हो पाती है, ये यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बताया गया है कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हम लोगों के पास में आते हैं। पहली बात तो क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। देखो, क्लाउड बर्स्ट बादल फटना, बादल फटा तो बहुत सारी बारिश होगी, उसी को हम लोग क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। तो अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये बोलते हैं कि लगभग मान लो 1 घंटे के अंदर अंदर अगर 100 mm के आसपास बारिश हो जाए, ध्यान रखना 1 घंटे के अंदर अगर 100 mm के पास आसपास बारिश होगी, 100 mm तक की बारिश होगी, तो वो बेसिकली क्लाउड बर्स्ट वाली कंडीशन कहलाएगी। और ये यहाँ पर छोटे से एरिया के अंदर काउंट की जाती है, मतलब कि ज़्यादातर ये छोटे एरिया के अंदर होती है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्लाउड बर्स्ट हो जाता है ना। तो रेनफॉल 100 mm तक का होगा अगर 1 घंटे के अंदर, तो वो कहलाएगा क्लाउड बर्स्ट। अब इंडिया के अंदर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एरियाज़ के हिसाब से जब आप देखोगे, यहाँ पे बोला गया कि मान लो एक मतलब एरिया है अच्छा खासा, एक आपको कहीं पर बड़ा एरिया देखने को मिलेगा, कहीं पर छोटा एरिया देखने को मिलेगा, और वहाँ के कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि इन चीज़ों को झेल नहीं पाते हैं, क्लाउड बर्स्ट को झेल नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर पता है क्या है, इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सैटेलाइट्स आज के टाइम पर फेल हो चुकी हैं क्लाउड बर्स्ट सिस्टम को डिटेक्ट करने में। सैटेलाइट सही से यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट सिस्टम को यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। इंडिया के अंदर जो क्लाउड बर्स्ट है वो अक्सर होता है मॉनसून सीज़न के टाइम पर, जब साउथ वेस्ट मॉनसून की हवाएं आती हैं तब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तभी ये क्लाउड बर्स्ट वाले इवेंट देखने को मिलते हैं। फिर क्लाउड बर्स्ट जो है ना, ज़्यादातर आपको टेरेन एरियाज़ में देखने को मिलेगा, जो एक तरह रग्ड टेरेन्स में देखने को मिलेगा, खासकर हिमालयाज़, वेस्टर्न घाट्स, कुछ इस प्रकार के एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स जो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहीं पर क्लाउड बर्स्ट वाले कंडीशंस देखने को मिलती हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश वाली कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो हमारे पास में वो इस प्रकार से फैसिलिटीज़ नहीं है, सैटेलाइट्स वगैरह हैं तो वो इस ऐसे क्लाउड बर्स्ट सिस्टम को डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं। अब यहाँ पर बोला ये जाता है एक काम किया जा सकता है, वो है मल्टीपल डॉपलर वेदर रडार। क्या है? मल्टीपल डॉपलर वेदर रडार। ये जो रडार है ना, ये क्या कर सकता है, क्लाउड ड्रॉपलेट्स को मॉनिटर कर सकता है, जो मूविंग क्लाउड ड्रॉपलेट्स हैं उनको मॉनिटर करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अब यहाँ पे ये मदद कर सकता है हम लोगों को आने वाले 3 साल के लिए पूरा फोरकास्टिंग डेटा दे सकता है, आने वाले 3 घंटे के लिए यहाँ पर, मतलब मान लो अगले 3 घंटों में क्या होने वाला है उस चीज़ को लेकर एक डेटा हमें दे सकता है ये, ठीक है ना। तो क्लाउड बर्स्ट को लेकर यहाँ पे पहले से इन्फॉर्मेशन दे सकता है। बट ये जो रडार है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इनको इंस्टॉल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, ये भी यहाँ पर बोला गया है। तो बेसिकली ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो जो एफर्ट्स हैं क्लाउड बर्स्ट को मॉनिटर करने में, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर नज़र आती है। पहली प्रॉब्लम तो यही है कि भैया ये जो सिचुएशन आपको देखने को मिलती है ना, ये पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है। दूसरा, हमारी सैटेलाइट्स जो हैं वो आज के टाइम पर इस सिस्टम को डिटेक्ट नहीं कर पाती है। तीसरा, अगर हम लोग को डॉपलर वेदर रडार लगाना है तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं जो रडार है वो काफ़ी एक्सपेंसिव माने जाते हैं, उनको इंस्टॉल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नज़र आती है, जिसकी वजह से जो क्लाउड बर्स्ट है बेसिकली उसको हम लोग फोरकास्ट नहीं कर पाते हैं। बस खाली यहाँ पर ध्यान रखना, क्लाउड बर्स्ट आखिरकार है क्या। क्लाउड बर्स्ट बस यही है, 1 घंटे के अंदर 100 mm के आसपास बारिश हो जाए तो उसको हम लोग क्लाउड बर्स्ट वाली कंडीशन के नाम से जानते हैं। और 1 घंटे के अंदर 100 mm बारिश होना कोई मजाक बात नहीं है। ऐसा है कि मतलब आपने एक पाइप में से पानी निकल रहा है और उस पाइप को आगे से दबा रखा है और एकदम से यहाँ पर छोड़ दिया, तो उस प्रकार की बारिश होना, बहुत तेज़ी से घंटे भर में यार बाढ़ आ जाना, ये ऐसी यहाँ पर कोई आम बात आपको देखने को मिलती नहीं है।
तो ये थोड़ी सी एक डिज़ास्टर सिचुएशन यहाँ पर कहलाई जाती है। क्लियर हो गया। देन उसके बाद में आएंगे फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर। एक संडे में ये वाला पेज भी आता है, क्योंकि संडे में एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, आपको पता है ना, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आता है, सिर्फ FAQ का पेज आता है। तो FAQ के पेज पर भी यहाँ पर फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन पर भी एक छोटा सा आर्टिकल हमें देखने को मिलेगा, ये वाला। हालांकि आर्टिकल छोटा सा है नहीं, आप देखोगे बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल है। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रिस्क फ्रॉम रेबीज़, जो रेबीज़ है ना, इसकी वजह से जो रिस्क है वो इंडिया में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एक चिंता नज़र आ रही है। रीज़न क्या है इसको समझते हैं। रीज़न यह है कि अभी रिसेंटली 12 साल की एक लड़की है केरला के अंदर, जिसकी डेथ हो गई है इस रेबीज़ की वजह से। और प्रॉब्लम वाली बात यह है, या चिंता वाली बात यह है कि उसको ऑलरेडी वैक्सीन दे दिया गया था इस रेबीज़ का। वैक्सीन देने के बावजूद भी यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली यही उठता है कि जो वैक्सीन है, क्या वो वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं है? क्या इंडिया के अंदर वैक्सीन वो इफ़ेक्टिव नहीं है जो भी अवेलेबल हैं? ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन उठता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पहला है, ये जो वैक्सीन है रेबीज़ की वो कैसे वर्क करती है? देखो, रेबीज़ एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी डिजीज़ देखने को मिलती है जो कि वायरस से होती है, एक फैमिली ऑफ वायरस से होती है, जिसको हम लोग लाइसेबा वायरस के नाम से जानते हैं। ये आपको मैमल्स में देखने को मिलेगा। अब ये वायरस जैसे ही किसी बॉडी के अंदर जाता है ना, ये डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली ब्रेन को हिट करता है। और 100% तक यहाँ पे बोला गया है कि एक तरीके से जानलेवा सिचुएशन देखने को मिलती है। अब ये जो रेबीज़ है ये बहुत सारे जानवरों की वजह से हो सकता है, जैसे बिल्ली हो गई, क्रोकोडाइल हो गया, ये सब भी यहाँ पर इस वायरस के ट्रांसफॉर्मर्स कहलाते हैं। ये मतलब कहीं ना कहीं इस वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति के अंदर में। और खासकर इसमें से जो कुत्ता बिल्ली है ये मेजर आपको देखने को मिलेंगे। अब कुत्ते बिल्ली को, डॉग को, कैट्स को यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पालते भी हैं, कॉमन पेट्स की कैटेगरी के अंदर ये आते हैं, है ना। तो इनके अंदर भी यहाँ पर ये रेबीज़ देखने को मिलता है। अब जो वायरस है स्लो मूविंग है, यहाँ पे अगर ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, कुत्ता काट ले, कोई रैबिड एनिमल काट ले, तो काटने के बाद में ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको पता चल जाएगा। काटने के बाद में काफ़ी समय लग जाता है, मतलब इनफैक्ट महीने लग जाते हैं, 2 महीने, साल भर लग जाता है उसके लक्षण देखने में। तब तक रेबीज़ पूरी तरह से फैल चुका होता है। तो उसी के लिए यहाँ पर एंटी रेबीज़ वैक्सीन को बनाया गया है। बहुत सारी वैक्सीन्स, बहुत सारे इंजेक्शन यहाँ पर लगाए जाते हैं जब भी कोई कुत्ता वगैरह काटता है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि रेबीज़ वैक्सीन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से आज के टाइम पर अवेलेबल है। अब ये वैक्सीन बनती कैसे है? देखो, इस वैक्सीन को बनाया जाता है इनएक्टिवेटेड वायरस से, यानी कि कोई एक इनएक्टिवेटेड वायरस होगा। देखो, ऑब्वियस सी बात है, वायरस को वायरस ही मारने वाला, आपके बॉडी के अंदर वायरस है जो है ना, उसको वायरस ही मारेगा। तो वैक्सीन के अंदर भी वायरस है, लेकिन वैक्सीन के अंदर इनएक्टिवेट वायरस जो कि आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बॉडी के अंदर क्या करेगा? एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा, और बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी तो इन्फेक्शन से लड़ेंगी वो अपने आप ही। तो ये जब वैक्सीन जाएगी, आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने के बाद में वो जो रेबीज़ है उससे यहाँ पर लड़ने में ये मदद करेंगी। ऐसे यहाँ पर ये जो वायरस है वो काम करते हैं, ठीक है ना। अब जो रेबीज़ के इंजेक्शन होते हैं वो कोई एक नहीं होता है, बहुत सारे इंजेक्शन यहाँ पर लगाए जाते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया, जैसा आपको पता ही है ना। तो ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पर रेबीज़ वाली सिचुएशन, ये जो आज के टाइम पर इंसिडेंट क्रिएट हुआ है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या वैक्सीन इफेक्टिव नहीं, क्योंकि उस लड़की को वैक्सीन दे दी गई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर उसकी डेथ हो गई। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि चलो वैक्सीन चलो है भी, तो क्या वैक्सीन इंडिया के अंदर ईजिली अवेलेबल है? तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग आज के टाइम पर 6 रेबीज़ वैक्सीन्स आपको देखने को मिलती हैं जिसको इंडिया का अप्रूवल मिला है। उन सभी वैक्सीन्स के अंदर में आपको इनएक्टिवेटेड वायरस देखने को मिलेगा। इनएक्टिवेटेड वायरस वही, यानी कि ऐसा वायरस जो कि आपके बॉडी के अंदर डाला जाएगा, लेकिन वो इनएक्टिवेट होगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा। वो एंटीबॉडीज़ इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेंगी। अब जो ये इनएक्टिवेटेड वायरस है ना, इसको डक, चिकन या ह्यूमन सेल से भी यहाँ पर बनाया जा सकता है, ये बोला गया। ये काफ़ी हद तक एफिशिएंट मेथड यहाँ पर बोला जाता है। जो रेबीज़ की वैक्सीन्स हैं ये आपको सरकारी डिस्पेंसरीज़ में तो फ्री में देखने को मिलेंगी, जो सरकारी आपको एरियाज़ देखने को मिलते हैं ना, वहाँ पे आपको फ्री में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर प्राइवेट क्लिनिक में जाओगे तो लगभग 500 रुपये पर डोज़ के हिसाब से ये वैक्सीन लगती हैं। 500 रुपये पर डोज़ के हिसाब से यहाँ पर इंजेक्शन लगते हैं। तो यहाँ पर ये बात यहाँ बताई जाती है, ठीक है। बाकी बोला गया, जो हेल्थ मिनिस्ट्री इन्होंने बोला कि अभी तक हमारे पास में वैक्सीन के अवेलेबिलिटी को लेकर कोई भी एक प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है कि हाँ कितना वैक्सीन हमारे पास में अवेलेबल है। लेकिन अगर हम लोग एक स्टेट प्रोक्योर्ड प्रोडक्ट की बात करें तो आज के टाइम पर जो शॉर्टेज है इस वैक्सीन को लेकर वो पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका में देखने को मिला था।
हमारी केंद्र सरकार बोलती है कि साल 2016 से लेकर साल 2018 के बीच में लगभग 300 के आसपास लेबोरेटरी कन्फर्म्ड रेबीज़ डेथ को रिपोर्ट किया गया है। मतलब रेबीज़ की वजह से भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत सारी डेथ यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो रेबीज़ बेसिकली आपको इंडिया के अंदर भी एक एंडेमिक बीमारी देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नज़र आएगा। प्लस दुनिया भर में जितनी भी डेथ होती है उसकी 36% इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि आखिरकार ये है कितनी बड़ी प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हो इतना बड़ा दिक्कत है कि लगभग 18 से लेकर 20,000 डेथ होती हैं हर साल इस रेबीज़ की वजह से, यानी कुत्ते बिल्ली के काटने की वजह से। अब यहाँ पर वैक्सीन्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये वैक्सीन्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट अभी जब रेबीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आती है, वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नीचे दिखेगी। इसको आप लोग अपने पास में स्टोर करके रखना। हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया के अंदर ह्यूमन रेबीज़ वाले जो केसेस है बहुत सारे देखने को मिलते हैं। दुनिया भर के अंदर जितने भी रेबीज़ की वजह से डेथ हो रही है उसकी 1/3 डेथ सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर हो रही है। हर साल हम लोग देख पाते हैं 20,000 लोगों की जान जा रही है इस रेबीज़ की वजह से। इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है, खासकर जो ये डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनकी लगभग 30 मिलियन के आसपास स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, जो कि लोगों के अंदर एक तरीके से मतलब इन कुत्तों के काटने की वजह से जो लोग हैं वो यहाँ पर रेबीज़ से सफ़र करते हैं। बाकी यहाँ पर मैंने आपको रेबीज़ के वायरस के बारे में ऑलरेडी बता ही दिया है। देखो, बोला यह जाता है ना, अगर कोई कुत्ता काटता है ना तो कुत्ते के काटने के बाद में जो उसका सलाइवा है, जो उसकी लार है ना, वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है उस घाव के ऊपर, और उस वही जो एक तरीके से वायरस बनाती है। मतलब कुत्ते ने काटा और इसकी चक्कर में, काटने के चक्कर में क्या होता है, जो सलाइवा, जो उसका लार है वो डिपॉजिट हो जाता है, और जो वायरस है वो बेसिकली वाउंड के अंदर आ जाता है, जो यानी कि जो घाव हुआ है ना उसके ऊपर ये वायरस आ जाता है। और इसमें मतलब आप कह सकते हो लक्षण देखने में बहुत समय लग जाता है। इनफैक्ट डेथ भी हो सकती है, कुछ 4 से 2 सप्ताह में डेथ हो सकती है कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। प्लस यहाँ पे बोला क्या, जो टाइम आपको देखने को मिलेगा ना सिम्टम्स के बीच में, मैंने आपको बताया टाइम्स बहुत ज़्यादा लग जाता है, 4 दिन, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा भी लग सकता है आपको अपने बॉडी के अंदर लक्षण देखने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मान लो अगर कभी भी कुछ इस प्रकार से सिचुएशन आपके साथ में क्रिएट होती है, जो कि कभी ना हो वो बहुत अच्छा है, भगवान करे ना हो, लेकिन मान लो कभी हो जाता है ऐसा कुछ, किसी के साथ में भी होता है, तो आप क्या बता सकते हो कि करना क्या है कि तुरंत पहली बात उस घाव को रगड़ के धो लेना है, क्योंकि उस पर जो सलाइवा है ना वो कहीं ना कहीं वायरस एक तरीके से यह क्रिएट करेगा। तो अगर कोई कुत्ता काटता है तो उसको वायरस को रिमूव करने के लिए करना क्या है, तुरंत उस घाव को अच्छे से धो लेना है, पानी से, साबुन से रगड़ के धो लेना है। एंटीसेप्टिक्स का वहाँ पे इस्तेमाल करना है, जो कि क्या करेगा, उस इन्फेक्शन को रिड्यूस करेगा, एलिमिनेट करेगा, रिडक्शन को ख़त्म नहीं करेगा इन्फेक्शन को, लेकिन कम करने में यहाँ पर मददगार साबित रहेगा। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है रिस्क फ्रॉम रेबीज़ को लेकर। ये पूरा का पूरा आर्टिकल आया था, क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बस यही था डिस्कशन में, साइंस एंड टेक के अंदर छोटा सा आर्टिकल था, वर्ल्ड पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद में जो छोटे छोटे आर्टिकल्स वो तो सभी डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक और आर्टिकल है, वो है लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर। अब ये है कि लगभग 2 सप्ताह हो चुका है लंपी स्किन डिजीज़ को पढ़े हुए भी, तो आज हम लोग इसको ही पढ़ लेते हैं। तो देखो, इसको लेकर एक छोटा सा आर्टिकल है कि दिल्ली के अंदर हमने देखा है 170 के आसपास लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस निकल कर आए। लंपी स्किन के डिजीज़ के केसेस लगातार नज़र आ रहे हैं, और इस साल ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और मैं आपको बता दूं, लगभग हज़ारों गायों की जान गई है इस लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। अब जो ये लंपी स्किन डिजीज़ है, ये बेसिकली यहाँ पर गाय और भैंसों के अंदर देखने को मिलता है। एक वायरस है लंपी स्किन डिजीज़, पॉक्सी वायरस की वजह से यहाँ पर ये फैलता हुआ नज़र आता है। और देखो, यहाँ पर दिक्कत ये है कि इसकी वजह से बहुत सारे गायों की जान भी गई है। अगर जान ना जाती, इनको ट्रीट कर लेते सही से, तो वो सिचुएशन अलग होती। लंपी स्किन डिजीज़ सबसे पहली बार देखी गई थी, मतलब एक एपिडेमिक डिक्लेयर करी गई थी जाम्बिया के अंदर सबसे पहली बार देखी गई थी 1929 में। फिर उसके बाद में आप देखोगे ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुकी है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब ये फैलती कैसे है। अब देखो, मान लो यहाँ पर एक गाय या भैंस है, उसको लंपी स्किन डिजीज़ है। अब होता क्या है, कोई दूसरा फ्लाई मतलब यहाँ पे कोई मॉस्किटो हो गया या कोई भी बाइटिंग फ्लाई हो गई काटने वाली, तो वो अगर उस
गाय को या भैंस को काट ले जिसको लंपी स्किन डिजीज़ है, और काटने के बाद में दूसरे गाय भैंस को काट ले, तो इन बाइटिंग फ्लाइज की मदद से या मॉस्किटो की मदद से यहाँ पर क्या होता रहता है, ये लंपी स्किन डिजीज़ फैलता रहता है एक गाय भैंस से दूसरे गाय भैंस के अंदर। तो ये प्रॉब्लम नज़र आती है। बाकी लक्षण क्या है, लक्षण बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पर क्या है ना, लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से जानवर के अंदर बुखार देखने को मिलेगा, आइज़ नोज से लिक्विड टपकता हुआ नज़र आएगा, है ना। प्लस यहाँ पे वो जो जानवर है उसकी खाने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो कुछ चबा नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा जानवर। ये प्रॉब्लम आती है, अब कुछ चबा खा नहीं पाएगा तो इससे कहीं ना कहीं मिल्क रिडक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिलेगी। बाकी लंपी स्किन डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अभी कुछ स्पेसिफिक कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है, लेकिन जो ओनली ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर एक सपोर्टिव केयर दिया जा सकता है। प्लस यहाँ पर कुछ एंटीबायोटिक्स या जो एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स वगैरह होती हैं वो दी जा सकती हैं, ताकि जानवर की भूख बरकरार रहे और उसकी वजह से वो खाता रहे और जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो होता रहे। नहीं तो फिर एक झटका लगता है जो भी यहाँ पर डिपेंडेंट है अपनी गाय भैंस के ऊपर, उनको भी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर जो फ्री इंडियन लीगल आर्मी है इसको रेस करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, सुभाष चंद्र बोस जी आपको देखने को मिलेंगे। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।